नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की एक नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 सवाल जो बने आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए, जब तक आप खुद हार नहीं मानते कोई भी आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों, आपकी हार और जीत का फैसला तब होता है तब आप अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं। जब तक आप आपको अपने आप को हारा हुआ नहीं मानेंगे, आपकी जीत की संभावनाएं बनी रहेंगी, यानी आपके जीत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो दोस्तों, अपने आप से हार कभी नहीं मारना है और नए प्रयास की ओर बढ़ते चलना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रयास आपने परीक्षा की ओर एक नया कदम बढ़ाते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, स्पेस एक्स अंतरिक्ष से आपके लिए पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके लिए, स्पेस एक्स ने हाल ही में नासा के किस क्रू मिशन को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों, अभी जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये किसकी कंपनी है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की अंतरिक्ष में काम करने वाली कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 9 मिशन को, नासा जो अमेरिका की यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी किसकी? यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके क्रू 9 मिशन को, क्रू कौन से को? तो क्रू कौन से मिशन को है? तो क्रू 11 मिशन को इसने क्या किया है? क्रू 11 मिशन को नासा की स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 11 मिशन को कहां भेजा है? अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। कहां पर? तो अंतरिक्ष स्टेशन। तो कहां से लॉन्च किया है? तो नासा स्पेस एक्स ने अपने रॉकेट, जिसे हम जानते हैं फाल्कन 9 रॉकेट से जो यूएसए है, यूएसए का एक राज्य है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर। कौन से? तो कैनेडी स्पेस सेंटर, यहां से नासा के क्रू 11 मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट, जो स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये लॉन्च किस लिए किया गया है? तो इसमें चार यात्रियों को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कहां पर है? तो 100 किलोमीटर पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में स्थित 4 BHQ का एक घर, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं, वहां पर 4 यात्रियों को भेजेगा। अब ये यात्री करेंगे क्या? तो ये यात्री वहां पर शोध करेंगे और जो इंटरनेशनल स्टेशन में जो ISS में कुछ खराबी है उसमें क्या करेंगे? सुधार करेंगे, यानी उसकी मेंटेनेंस भी ये लोग करेंगे। तो इसमें 4 लोगों को भेजा गया है। और ये 4 लोग कौन कौन से हैं? कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं जेना, इनका नाम है जेना कॉर्डमैन, जो यूएसए से ही है। कहां से? यूएसए से। दूसरे व्यक्ति जो इसमें जाने वाले हैं उनका नाम है माइकल फीके। और तीसरे व्यक्ति ये भी यूएसए से ही है। कहां से हैं? तो यूएसए से। अब जो तीसरे व्यक्ति हैं, एक इसमें रूस के व्यक्ति को लिया गया है और एक जापान के। तो रूस के व्यक्ति का नाम है ओलेंग, ये कहां से हैं? तो ये रूस से हैं। और चौथे व्यक्ति जो जापान से लिए गए हैं उनका नाम है किमिया यूई। क्या नाम है उनका? तो किमिया यूई उनका नाम है। तो किमिया यूई कहां से हुई? जापान से हुई। अब आप देखिए, तो ये व्यक्ति कहां से हैं? जो ओलेग व्यक्ति हैं वो रूस से हैं, यानी अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाना चाहता है कि वो रूस से कोई संबंध ना रखे, और उसी के अंतरिक्ष यात्री को कहां से भेज रहा है? अपने स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज रहा है। तो ये हिपोक्रेसी किसकी है? यूएसए की। वहां जहां यूएसए एक तरफ तो भारत को तेल लेने के लिए मना करता है, वहीं दूसरी ओर किसी तीसरे देश के थ्रू रूस से तेल खरीदता है। और अब देखिए, उसके यात्री को भी कहां भेज रहा है? अंतरिक्ष स्टेशन में भेज रहा है। तो चलिए,
ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कहां से भेज रहा है? तो ये अपना कैनेडी स्पेस सेंटर, जो उसका फ्लोरिडा राज्य किसका है? यूएसए का है, तो उसमें उसको भेज रहा है। अब बात करें हम आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी स्थापना कब हुई? यानी स्थापना, इसके लिए कार्य शुरू हुआ, इसे बनाने के लिए कार्य 1998 में शुरू किया गया और ये बनकर तैयार हुआ 2011 में। और इसके बनाने के लिए कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर काम किया। जैसे हमारी यूएसए की नासा है, उसने प्लस जापान की जाक्सा, यानी जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जाक्सा है। वहीं कनाडा की सीएसए, यूरोपियन यूनियन की ईएसए, और जो रूस की है, रूस की स्पेस एजेंसी यानी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम है रोसकोसमोस, इन तीनों ने मिलकर, इन सब ने मिलकर क्या किया था? इस स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था। ये कैसा है? तो ये अंतरिक्ष में उपस्थित, यानी पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूर ऊपर, लगभग 100 किलोमीटर ऊपर उपस्थित क्या है? एक 4 BHK यानी 4 कमरों का घर है, जिसमें यहाँ से जाने वाले वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री वहां जाकर रुकते हैं और वहां जाकर अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पर शोध करते हैं या उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो फाल्कन 9 रॉकेट, और फाल्कन 9 रॉकेट से भी आपसे पूछे तो कौन से? तो ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से ये सब कहां जाने वाले हैं? तो ये अंतरिक्ष स्टेशन पर 4 यात्री जाने वाले हैं। चारों यात्रियों के नाम मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गई इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी जानकारी। चलिए, अब तो ये चारों व्यक्ति हैं जो इसमें जाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हाल ही में कुछ नासा के साथ इसरो ने भी एक अपना क्या छोड़ा था? अंतरिक्ष उपग्रह छोड़ा था, और उसका नाम क्या है? निसार। निसार क्या था? ये इसरो यानी भारत की स्पेस एजेंसी प्लस नासा यानी यूएसए की स्पेस एजेंसी, दोनों ने मिलकर ये छोड़ा था। और किसके द्वारा? तो GSLV F-15 किसके द्वारा छोड़ा गया? तो GSLV F-15 द्वारा इसको छोड़ा गया। तो किसने छोड़ा? F-16 द्वारा। किसने छोड़ा? तो भारत की इसरो और यूएसए ने। तो निसार की फुल फॉर्म क्या है? निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, तो ये उपग्रह इन्होंने छोड़ा है पृथ्वी के अवलोकन के लिए। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। साथ ही अगर हम बात करें PSLV C57, ये क्या है? PSLV क्या है? एक लॉन्चिंग व्हीकल है, जिससे हम अंतरिक्ष में अपने यान को छोड़ते हैं। तो ये इसरो का लॉन्चिंग व्हीकल है, और इसके द्वारा हमने कौन सा मिशन छोड़ा? तो आदित्य L1 मिशन, यानी सूर्य की जांच के लिए मिशन छोड़ा गया। वहीं PSLV C58, इसके द्वारा जो हमने मिशन छोड़ा तो वो था हमारा PSLV 58 के द्वारा हमारे जो मिशन छोड़ा उसका नाम था प्रोबो मिशन, इसके द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, अगर बात करूं मैं स्पेडेक्स मिशन ये कब छोड़ा? तो स्पेडेक्स मिशन हमने PSLV C60 द्वारा ये छोड़ा गया। PSLV C60 द्वारा स्पेडेक्स मिशन छोड़ा गया। और ये किस लिए छोड़ा गया था? तो ये अंतरिक्ष में जो हम अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने वाले हैं, यानी भारत अपने अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करेगा, उसके लिए लक्ष्य कब रखा है? तो उसका लिए लक्ष्य रखा है 2035, यानी 2035 तक हम अंतरिक्ष में अपना एक स्पेस स्टेशन बना लेंगे। इसके लिए 2035 का हमने लक्ष्य रखा है। उसमें जो 2 उपग्रह थे उनको अंतरिक्ष में जाकर जोड़ने की प्रक्रिया को हमने स्पेडेक्स मिशन द्वारा किया। ठीक, तो इसके द्वारा हमने ये किया गया। अब अगर मैं बात करूं लक्ष्य हो गया इसका 2035, तो कुछ और लक्ष्य इसरो के हैं, जैसे गगनयान मिशन और चंद्रयान, यानी चांद पर आदमी को उतारने की जो लक्ष्य रखा है वो 2024 तक, और अंतरिक्ष में यात्री को भेजना इसका लक्ष्य हमने रखा है 2027 तक। तो ये इसरो के कुछ लक्ष्य हो गए। अब बात करते हैं हम किसकी? यूएसए की। अब यूएसए भारत के विश्व के कौन से महाद्वीप में है? तो ये वाला महाद्वीप हमारा कहलाता है नॉर्थ
अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे एक देश स्थित है जिसे हम जानते हैं यूएसए के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो यूएसए के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसकी दो सीमाएं हैं, एक उत्तरी सीमा और एक दक्षिणी सीमा। क्योंकि जब भी हम कभी मैप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, हम प्लस का एक चिन्ह बनाएंगे। जो इसकी राइट साइड होगी उसे हम ईस्ट कहते हैं और लेफ्ट साइड को हम वेस्ट यानी पश्चिम, ऊपर वाली नॉर्थ और नीचे वाली साउथ। तो इस क्रम में इसकी ऊपर वाली साइड नॉर्थ हो गई और नीचे वाली साउथ। नीचे वाला जो साउथ है इसमें बॉर्डर साझा करता है मैक्सिको के साथ। किसके साथ? मैक्सिको के साथ बॉर्डर साझा करता है। और ऊपर वाले में कनाडा देश के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। अब ये वाला जो इसका आईडी निकला हुआ है प्रायद्वीपीय हिस्सा, इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, और यहीं से ही ये यहीं के स्पेस स्टेशन है कैनेडी स्पेस सेंटर, वहां से ये लॉन्च किया गया है। अगर बात करें हम यूएसए की, तो यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन इसकी राजधानी, या वॉशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन इसकी राजधानी है। ठीक, और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा डॉलर, डॉलर इसकी मुद्रा है। और बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी, तो ये वाला जो हिस्सा है ये है इसका अलास्का। कौन सा हिस्सा है? अलास्का, जो क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इसमें जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है लेकिन क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट डेनाली। माउंट डेनाली जो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल, और इस मरुस्थल में एक सबसे निचला बिंदु पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मृत घाटी, यानी सबसे गहरा स्थान जो यूएसए की भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से वो मृत घाटी है और जो मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नदी की, तो यहाँ की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है मिशोरी नदी। कौन सी नदी है? मिशोरी नदी, ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और मिशोरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी, और ये कहाँ गिरती है? तो ये अटलांटिक महासागर में, या फ्लोरिडा की वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। किसमें? गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? जब नदी बहती हुई पहाड़ों से जमीनी भाग पर आती है तो पहाड़ों से उसका ढालान ज्यादा होता है तो वेग उसके पानी का ज्यादा होगा। जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है, यानी पानी का वेग कम हो जाता है। और जैसे जैसे वो समुद्र में पानी गिराने वाली होती है तो उसका वेग और कम हो जाता है, और जो अपने साथ अवसाद लाती है उनको छोड़ने लगती है। अवसाद यानी रेत, बालू, कंकड़ जो लाती है उसको छोड़ने लगती है। और वहां छोड़ने की वजह से वहां पर क्या होता है? वहां बहुत सारा ये बालू, रेत या अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे वो पानी पूरी तरह से सीधा नहीं बह पाता और वो वितरिकाओं में बट जाता है। क्या है? अलग अलग धाराओं में, छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाता है। इस वितरिका को हम क्या कहते हैं? इस वितरिका को हम डेल्टा कहते हैं। इस वितरिकाओं से बनने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा। तो विश्व की एकमात्र नदी मिसिसिपी नदी है जो पक्षी के आकार का, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। कैसा डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, आकार का डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, ये रिवीजन के क्वेश्चन आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इन्हें ध्यान से पढ़ें और बार बार रिवीजन करते रहें। और उससे पहले एक जरूरी सूचना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में साझेदारी की है? तो किस देश के साथ की है हमने अभी? तो ये हमने अभी यूएई के साथ की है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त स्थानों पर तेल भंडार यानी तेल को इकट्ठा करने की योजना बनाई है? तो 3 स्थान पर और बनाई है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये पहले शनिवार को। किस दिन? पहले शनिवार को। किसके? जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार किस दिन मनाया गया? इस बार 2 जुलाई को मनाया गया। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हाल ही में सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर मार्केट की निगरानी करता है, उसके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीता
कदम को, सुनीता कदम को नियुक्त किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पर कलकत्ता में, कलकत्ता कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, वहां पर एक मीटिंग हो रही थी, मीटिंग, और इस मीटिंग के कौन हेड कर रहे थे, तो हमारे जो मत्स्य पालन मंत्री है, जो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, और वो हमारे कौन है, तो वो है हमारे राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। राजीव रंजन जी जो है हमारे क्या है, मत्स्य पालन मंत्री है। अब ये एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें इनका जो उद्देश्य क्या था कि मछली पालन को, मत्स्य उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, और किस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, और इसके लिए क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो इन चारों क्षेत्रों में या इन चारों राज्यों में कैसे मत्स्य उत्पादन को बढ़ाया जाए और किसानों की जो किसानों की आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जाए, इसके लिए मीटिंग कर रहे थे। तो इस मीटिंग के दौरान हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह जी, इन्होंने बताया कि मत्स्य उत्पादन या तो मछली पालन में भारत का जो विश्व में स्थान है, भारत का विश्व में स्थान कौन सा हुआ, तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान हो गया है। ठीक है, तो दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त कर लिया है मछली के उत्पादन में, यानी मछली की जो खेती करने में है भारत का वो स्थान दूसरा हो गया है। तो कलकत्ता में जो हमारे पशुपालन, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री है राजीव रंजन जी, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। ठीक है, तो मत्स्य पालन में हमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे एक स्कीम जो चलाई गई थी हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा, उसका नाम है PMMSY, यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, और ये कब चलाई गई, तो ये 2019 में चलाई गई। 2019 में जब प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया कि हम किसानों की आय को 2023 तक दुगना कर देंगे, तो उसका ही हिस्सा था ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी जो हमारे मछली पालन वाले किसान हैं उनकी आय को इसके द्वारा दुगना किया जाना था। वहीं दूसरा क्या क्या है, तो ये केसीसी जिसके द्वारा हम लोन निकालते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, क्या बोलते हैं इसको, तो किसान क्रेडिट कार्ड की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान क्रेडिट कार्ड की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि किसानों को अब आसानी से सस्ती दरों पर लोन मिल जाता है कार्य करने के लिए। तो इन दोनों के कारण हमारा उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब भारत मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं और खाद्यान्न उत्पादन में, जैसे विश्व में भारत की रैंक क्या है, तो जैसे खाद्यान्न उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। वहीं गेहूं चावल उत्पादन में भी भारत दूसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में या दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 है। दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 है। आलू उत्पादन में भी भारत नंबर 1 है। वहीं अगर राज्यों में बात करें तो राज्यों में गन्ना, दूध और गेहूं, इन उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। साथ ही आलू में भी हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहीं चावल में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, और कॉफी में कर्नाटक। कॉफी में कौन है सबसे ऊपर, तो कर्नाटक है। वहीं चाय में कौन है, तो चाय में असम है, और रबर उत्पादन में केरल नंबर 1 है। ठीक है, रबर उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए
अब कुछ रैंक भी आपको मैं लिखा देता हूं, यानी हाल ही में जो भारत की कुछ रैंक रही उसको भी हम एक बार इधर ही देख। चलिए, तो जय हम लिखते हैं शांति सूचकांक। शांति सूचकांक, शांति सूचकांक में भारत की रैंक। एसडीजी में कितनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंक कितनी है। पर्यावरण में, पर्यावरण में भारत की रैंक कितनी है। या जलवायु में भारत की रैंक कितनी है। जलवायु में, जलवायु फीफा फुटबॉल की जो रैंकिंग है उसमें भारत की रैंक कितनी आई है। वहीं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। लैंगिक अनुपात में, लैंगिक अनुपात, अनुपात में भारत की रैंक कितनी है। लैंगिक अनुपात के साथ जलवायु परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक क्या रही। और उसके बाद हमारी विश्व निवेश रिपोर्ट में, विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा, यानी कौन से स्थान पर है निवेश करने में भारत। निवेश करने में कौन सा स्थान रहा। पर्यटन, पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है। पर्यटन अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता यानी जो हमारी मीडिया है, प्रेस है, उसको कितनी आजादी है उसमें। एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और आतंकवाद से प्रभावित देशों में, आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या क्या है। तो आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत की रैंक। अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है। अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है। फायर पावर में, फायर पावर में भारत का कौन सा स्थान है। भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा स्थान है। वहीं एशिया पावर में भारत का कौन सा स्थान है। एशिया पावर में भारत का कौन सा स्थान है। एशिया पावर में भारत का कौन सा स्थान है। सैन्य खर्च में, सैन्य खर्च में कौन सा स्थान है। हथियार खरीद में, हथियार खरीदने में भारत कौन से स्थान पर है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, यानी हेनले ने जो रिपोर्ट निकाली है उसके हिसाब से हमारा पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो हेनले पासपोर्ट में कितनी रैंक है हमारी, 77 रैंक है। हथियार खरीदने में हम कौन से स्थान पर हैं, तो यूक्रेन के बाद दूसरे स्थान पर है। सैन्य खर्च करने में हम 5वें स्थान पर है। एशिया पावर में हम 3रे स्थान पर है। भ्रष्टाचार में हम 96वें स्थान पर है। फायर पावर में हम 4th स्थान पर है। और अर्थव्यवस्था में हम 4th स्थान पर है। ठीक है। खुशहाली, एक और लिख लीजिए यहाँ पर, खुशहाली, खुशहाली, खुशहाली में हम कौन से स्थान पर हैं, तो 118वें स्थान पर हम खुशहाली में। विश्व में खुश रहने में हम 118वें स्थान पर हैं। शांति सूचकांक में हमारी रैंक 115 है। शांति सूचकांक में 15। एसडीजी में पहली बार हम टॉप 100 में शामिल हुए हैं, तो हमारी रैंक कितनी है, 99। जलवायु परिवर्तन में हमारा कौन सा स्थान है, या जलवायु परिवर्तन से जो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन में हमारा स्थान 10वां है। फीफा में हमारी 133 रैंक आई है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हम 71वें स्थान पर हैं। लैंगिक अनुपात में 131वें स्थान पर हैं। जलवायु परिवर्तन फिर से आया, तो कौन सा है हमारा, जलवायु इसकी जगह हम लिखते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण, पर्यावरण में हमारा कौन सा स्थान है, तो 176 हमारा पर्यावरण में है। विश्व निवेश रिपोर्ट में, विश्व निवेश रिपोर्ट में हम 15वें स्थान पर हैं। पर्यटन अर्थव्यवस्था, यानी जो जिस पर्यटन अर्थव्यवस्था जिसमें चलती है, तो सबसे ज्यादा पर्यटन यानी घूमने वाले यात्री कहाँ आते हैं, उसमें हम 8वें स्थान पे हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151 पे। और एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, 123वीं। और आतंकवाद से प्रभावित देशों में हम 14वें नंबर पर आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचकांक मैंने सभी आपको लिखा दिए। चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये मछली उत्पादन में भारत की रैंक दूसरी हो गई है। और सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जैग्रोव सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता, तो ये हमारे डी कुकेश,
डी, क्या नाम है इनका, तो डी गुकेश ने ये खिताब जीता। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत ने बायोफ्यूल उपभोग के मामले में किस देश को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है? तो हमने चाइना को यानी चीन को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। चीन को पछाड़कर बायोफ्यूल के उत्पादन में हम फोर्थ स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये रैंक भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस खेल का आयोजन की मेजबानी के लिए 2029 और 31 के लिए बोली लगाई है? यानी 2029 और 31 में जो खेल होने वाले हैं, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसके लिए भारत ने क्या लगाई है? तो इसके लिए भारत ने बोली लगाई है। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राशन वितरण के लिए फेस आईडी यानी चेहरे को, आज तक हम क्या अंगूठा लगाते थे, अब चेहरे से आपका रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो वो कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश वो राज्य बना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पीएम मित्र योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे? दोस्तों अभी क्या है, हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं और भारतीय सरकार है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 7 मित्र टेक्सटाइल पार्कों की स्कीम स्थापना की योजना बनाई है। और ये योजना कब बनाई गई? तो हमारी जो पीएम है, पीएम मित्र योजना, कौन सी? पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र योजना, इसके तहत हमने ये व्यवस्था की थी 2021 में। 2021 में ये घोषणा की गई थी, तो जो कब घोषणा हुई? घोषणा 2021 में की गई, और इसमें कहा गया कि हम 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क यानी जो वस्त्र उद्योग है उसको विकसित करने वाले 7 पार्कों का विकास करेंगे। ठीक है, और ये मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? तो मित्रा की है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अप्रैल पार्क स्कीम। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसमें हम क्या करेंगे कि वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 1 अगस्त को 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन 2 की क्या करेगी? अंतिम रूप से इसने घोषणा कर दी है, यानी इनको स्थापना करने के लिए इन्होंने बजट जारी कर दिया है। तो किसकी? 7 पार्कों की स्थापना इसमें की जाएगी। 7 पार्कों की स्थापना यानी बनाए जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि भारत में अलग अलग जगह से अलग अलग क्षेत्रों को विकसित किया जाए, जिससे भारत जैसा आजादी गुलामी से पहले था, यानी जब अंग्रेज भारत में आए थे तो यूरोपीय यहाँ के सोचते थे कि अगर भारत का कपड़ा उन्होंने पहन लिया तो सोचते थे कि बहुत अमीर लोग होगा जिसने भारतीय बना हुआ सूती कपड़ा पहना हुआ है। यानी भारत के सूती कपड़े की यूरोप में इतनी मांग थी कि वहां के जो अमीर अमीर व्यक्ति थे वो ही पहन पाते थे, गरीब लोगों को नसीब नहीं होता था। तो ऐसे ही विकसित करने के लिए हमारे सरकार ने फिर से योजना बनाई है, और उसके लिए 7 पार्कों का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। सबसे पहला पार्क कहां पर? तो विरुद्धनगर तमिलनाडु में। एक लगेगा वारंगल तेलंगाना में। तो एक लगेगा तमिलनाडु में, दूसरा तेलंगाना में। तीसरा जो लगेगा वो नवसारी जिला गुजरात के नवसारी जिले में तीसरा पार्क लगाया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो कुलबर्गी कहां पर है? ये कर्नाटक में एक पार्क लगाया जाएगा, और एक एमपी के धार जिले में ये, और एक हमारे लखनऊ यूपी में लगेगा। ठीक है, लखनऊ यूपी में लगाया जाएगा। और 7वां पार्क जो लगेगा वो अमरावती, कहां पर है? तो अमरावती महाराष्ट्र में लगाया जाएगा, यानी महाराष्ट्र के अमरावती में। यानी 7 पार्क जो लगाए जाएंगे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात,
कर्नाटक, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में 7 पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जिनका उद्देश्य हो गया कि कपड़े पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करना। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या होगा, वस्त्र उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास करना। ठीक है, तो कौशल विकास करना, साथ ही उससे बुनियादी ढांचे और साथ में जो ट्रांसपोर्ट है, यानी जो हमारा आने जाने के लिए, सामान के लिए जो सुविधा चाहिए वो विकास करना, लोगों में कौशल विकास करना जिससे लोग अच्छे कपड़े की डिजाइन कर सके, साथ ही उससे बुनियादी सुविधाएं जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है, उन सबको क्या किया जाएगा, यहाँ पर उन सबका विकास किया जाएगा, जिससे हमारे कपड़े उद्योग को क्या मिल सके, वे एक गति मिल सके, जो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या कर सके, वो कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर कुछ स्कीम चल रही है, जैसे टेक्सटाइल जो हमारे कौशल विकास है उसके लिए एक योजना है जिसे हम समर्थी योजना के नाम से जानते हैं, समर्थी योजना। तो ये क्या है, वस्त्र उद्योग में कौशल विकास करना, क्या कार्य है इसका, तो उसका कौशल यानी ट्रेनिंग देना लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी योजना है, समर्थी योजना। तो ये मैंने आपको लिखवा दी, कई बार पूछा जाता है, चर्चा में है। तो समर्थी योजना का संबंध किससे है, तो वस्त्र उद्योग से है। वहीं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एक भारत सरकार ने चलाया है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ठीक, तो ये क्या है हमारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो हमारे टेक्निकल कपड़े हैं, टेक्निकल वस्त्रों का विकास, जैसे यानी सेना उपयोग करती है जब किसी मिशन पे जाती है, या कृषि में जो उपयोग होते हैं, दवाई छिड़कनी उसके लिए जो उपयोग होता है, या स्वास्थ्य क्षेत्र में जो टेक्निकल क्षेत्र हैं वहां पर जिस कपड़े का उपयोग किया जाता है, उसके लिए हमारी कौन सी योजना है, तो NTTM यानी नेशनल टेक्सटाइल मिशन हमने उसके लिए लॉन्च किया है। तो ये हमारा टेक्सटाइल मिशन ऐसे बनाया जाएगा। और किस किस राज्य में बनाया जाएगा, तो उसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य हमारा तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन से स्थान पर बनाया जाएगा, तो तमिलनाडु में हमारे आपको विरुद्धनगर में बनाया जाएगा। कहां पर, विरुद्धनगर। वहीं तेलंगाना में भी वारंगल में बनाया जाएगा, वारंगल में। उसके बाद गुजरात में नौसारी जिला है ना, और ये महाराष्ट्र में अमरावती, एमपी में कौन सा, तो धार जिला, यूपी के राजधानी लखनऊ में। तो यहां पर सब जगह क्या बनाया जाएगा, टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्टेशन बंद होने की कगार पर है, यानी ऐसा कौन सा जलवायु स्टेशन है जो बंद होने जा रहा है, तो माउंट लोवा जो है वो बंद होने के कगार पर है। हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के रूप में किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो यह है सुकन्या सोनेवाल जी को इनको नियुक्त किया गया है, सुकन्या सोनेवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हमारे साहिल जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। भारत ने आधिकारिक रूप से किस एक जीएम फसल की खेती की अनुमति दी है, तो भारत ने कपास है ना, तो कपास की खेती के लिए अनुमति दी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के लिए अनुमति इसमें मिली है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कवच 4.0 प्रणाली किस रेल खंड पर चालू की गई, तो हाल ही में भारतीय रेलवे। और इसके मंत्री कौन है, मंत्री हैं इसके हमारे श्री वैष्णव जी। कौन से वैष्णव, तो अश्विनी वैष्णव जी ने अभी घोषणा की है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा दिल्ली मुंबई
दिल्ली और मुंबई जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर का एक खंड है, खंड कौन सा, तो खंड है इनका मथुरा और कोटा, मथुरा कोटा खंड। इस पर क्या करेंगे, ये कवच 4.0, कौन सा, तो कवच 4.0 लगाएंगे। 4.0 ये क्या है, ये एक भारतीय स्वदेशी, भारतीय स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है। क्या है, तो जो दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने वाली एक सुरक्षा प्रणाली है। कवच 2.0 एक सुरक्षा प्रणाली है जो दो ट्रेनों पे लग जाती है और दोनों ट्रेन एक ट्रैक पे आ रही हो तो उनकी टक्कर को रोकने में सहायक है। ये क्या करेगी, ये अपने आप ही ट्रेन की स्पीड को कम कर देती है। ठीक है, यह प्रणाली क्या करेगी, अपनी गति का नियंत्रण करती है। और जैसे कोहरा हुआ या कोई ऐसी स्थिति है, धुआं हुआ, जहां पर लोको पायलट को नहीं दिख पा रहा सिग्नल, तो ये क्या करेगी, अपने आप ही दूसरे अगर ट्रेन में भी कवच सिस्टम लगाए तो दोनों आमने सामने आने से पहले ही रुक जाएंगे, यानी टकराने से पहले ही रुक जाएंगे। तो ये क्या है, एक स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है। और किसके लिए, तो रेलवे या रेल की टक्कर या दुर्घटना को रोकना, दुर्घटना को रोकना इसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होगा, कवच प्रणाली का ये उद्देश्य होगा। अब इसके साथ ही जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये घोषणा की है कि आने वाले 6 साल में, आने वाले 6 वर्षों में भारत के सभी रेलवे, भारत के सभी लाइनों पर, सभी रेलवे लाइनों पर ये क्या होंगे, हम इसको क्या कर देंगे, लगा देंगे, कि भारत की सभी रेलवे लाइनों पर ये सिस्टम लगा दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, ये रेलवे जो लोको पायलट को अगर कोहरे की और ना दिखने वाली कोई स्थिति है तो ये सिग्नल भी ट्रांसफर करेगी, यानी इससे हम सिग्नल भी जांच पाएंगे, साथ ही ट्रेन से होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोक पाएंगे। तो ये अभी हमारे मंत्री जी ने ऐसी घोषणा की है। ठीक, अब हम देख लेते हैं रेलवे से जुड़े कुछ क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि भारत में रेलवे के जनक, भारत में रेलवे के जनक के रूप में किसे देखा जाता है, यानी किसे भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी को हमारे देश में रेलवे का जनक कहा जाता है। क्योंकि जब भारत में पहली बार रेल चली, कब चली, तो 1853 में चली। तो उस समय भारत के जो वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। और इन्होंने कहां से कहां, तो मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चलाई गई, मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलवे का चलाई गई 1853 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत में इलेक्ट्रिक रेल कब चली, तो 1912 में पहली बार मुंबई से कुर्ला के बीच, मुंबई से कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक रेल, तो ये कैसी है, इलेक्ट्रिक रेल है। तो इलेक्ट्रिक रेल मुंबई से कुर्ला के बीच कब चली, 1912 में चली। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत में हाल ही में एक मेट्रो है जिसने क्या किया, कार्गो, कार्गो सेवा शुरू की है। तो कार्गो सेवा शुरू करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी है, तो दिल्ली मेट्रो। ठीक है, कौन सी मेट्रो ने शुरू की है, दिल्ली मेट्रो ने शुरू की है। भारत के रेलवे के कितने जोन हैं, तो भारत में रेलवे के 19 जोन हैं, रेलवे के 19 जोन हैं। और नवीनतम कौन सा है, तो कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे नवीनतम है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ठीक, अभी भारत में दक्षिण रेलवे का, दक्षिण तटीय रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, यानी जो उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ बनाया है, तो विशाखापत्तनम में बनाया है। विशाखापत्तनम में हमने अपने दक्षिण तटीय रेलवे क्वार्टर, रेलवे का क्या बनाया है, हेडक्वार्टर अभी बनाया गया है। ठीक है, अगर मैं और बात करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो यह है कर्नाटक का सिद्धारूढ़,
सिद्धारूढ़ा कर्नाटक। पहले गोरखपुर था, लेकिन गोरखपुर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है और सिद्धारूढ़ा अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रखता है। उसके बाद अभी आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स की महानिदेशक चुनी गई। तो महानिदेशक किसे चुना गया है? तो रेलवे पुलिस फोर्स का महानिदेशक अभी चुना गया है। किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है हमारी सोनाली मिश्रा जी को। तो सोनाली मिश्रा जी को भारतीय रेलवे का पुलिस फोर्स का अभी अध्यक्ष चुना गया है। चलिए, तो ये रेलवे कवच प्रणाली इस पर लगेगी, जिससे जो आप डंडे डंडे ऊपर खड़े हुए देख रहे हैं, ये कवच प्रणाली, और दोनों ट्रेन पर लगेगी। दोनों ट्रेन अगर आपस में आमने सामने आएंगी तो इसे देख के आपस में पहले ही रुक जाएंगी, यानी दुर्घटना टकरार नहीं होगी। चलिए, हाल ही में भारत का पहला नेशनल बायो बैंक शहर किस शहर में स्थापित हुआ होगा? तो ये दिल्ली में। कहां पर होगा? तो दिल्ली में स्थापित होगा। हाल ही में निम्न में से कौन सा एयरलाइंस कंपनी अमिताभ कांत को निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो कौन सी एयरलाइंस ने किया है? तो इंडिगो ने इनको नियुक्त किया है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हमारे ब्राजील में। और ब्राजील का शहर कौन सा है? तो रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर? ब्राजील में इसका अभी इसका आयोजित किया गया है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले निम्न में से कौन से देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ब्रिक्स का जो बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसमें 2 सदस्य कौन से जुड़े हैं? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान 2 जुड़े हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही कोलंबिया, और कोलंबिया में मैंने आपको बताया था 2 कॉफी के बारे में। 2 कॉफी, एक का नाम अरेबिका और दूसरी का नाम आप बताएंगे क्या है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी और कोलंबिया में मिलने वाली दूसरी कॉफी की किस्म कौन सी है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है? तो दोस्तों, अभी हमारे यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? तो प्रोजेक्ट है 17A, और 17A के तहत हम क्या करेंगे? 7 फ्रीगेट का निर्माण करेंगे। फ्रीगेट क्या होते हैं? छोटे लड़ाकू जहाज जो पानी में चलते हैं, उनको फ्रीगेट के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होंगे? तो रत्नागिरी श्रेणी के। कौन सी श्रेणी के होंगे? तो रत्नागिरी श्रेणी के 7 फ्रीगेट का निर्माण करेंगे। कौन सी श्रेणी के? तो रत्नागिरी श्रेणी के 7 फ्रीगेट का निर्माण किया जाएगा। अभी इसमें क्या किया गया है? तो तीसरा फ्रीगेट अभी सेना में शामिल किया गया है। तीसरा फ्रीगेट, और जिसका नाम है आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप हिमगिरी। और क्या नाम है? हिमगिरी नाम है। और ये कौन सा है? तीसरा है। और ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो जो हमारी कलकत्ता शिपयार्ड है, गोल्डन रिच शिपयार्ड, क्या नाम है इसका? तो गोल्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स, इसके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, इसके द्वारा ये बनाया गया है और इसका नाम है आईएनएस हिमगिरी। ठीक है, और जो 17A प्रोजेक्ट है, इसके साथ हम 7 बनाने वाले हैं। और 7 किसके द्वारा बनाए जाएंगे? एक तो ये हो गया हमारा गोल्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग या बिल्डर, साथ में मझगांव डॉकयार्ड जो हमारी डॉकयार्ड है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इन 7 के 7 का निर्माण करेंगे। तो ये तीसरा है। इससे पहले 2 आ चुके हैं, जैसे ये कौन सा हो गया? हिमगिरी। तो महेंद्रगिरी और उदयगिरी पहले आ चुके हैं। अब तीसरा आया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिमगिरी। यानी तीसरा आने वाला फ्रीगेट कौन सा है? तो हिमगिरी। हिमगिरी की क्या खासियत है? तो ये क्या है? स्टील्थ तकनीक से बना, स्टील्थ
तकनीक, स्टील्थ तकनीक किसे कहते हैं? तो स्टील्थ तकनीक जो रडार की पकड़ में ना आए उसको हम स्टील्थ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। साथ ही इस पर क्या लगी है? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी इस पर लगी है। शायद ही इसमें हमने ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई है। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस के द्वारा बनाई गई है और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? जो पृथ्वी के समानांतर जाकर अपने लक्ष्य को हिट करे। अगर पृथ्वी से गोल ऊपर जाकर हिट करे तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक। और ये कौन सी होगी? क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। और ये कौन सी है? क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है जिसे हम ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं। तो साथ ये इसकी खासियत हो गई, और बाकी और भी बहुत सारी चीजें इस पे लगी हुई है। मेन मैंने आपको समझा दी। तो किसके द्वारा बनाई गई? तो गोल्डन रिच शिप बिल्डर द्वारा बनाई गई है और अभी इसे नौसेना में शामिल किया गया है। 17A के तहत ये बनाई गई है। साथ ही अभी कुछ दिनों पहले ये कैसी है? स्वदेशी निर्मित है, क्योंकि भारत में बनाई गई स्वदेशी निर्मित। लेकिन भारत ने अभी क्या किया? भारत की नौसेना में शामिल अंतिम विदेशी निर्मित फ्रिगेट कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो आईएनएस तमाला अंतिम है जो विदेशी थी, भारत में शामिल की गई। इसके बाद भारत ने कहा कि हम विदेशी अभी शामिल नहीं करेंगे, अपने यहाँ बनाएंगे और चलाएंगे। तो आईएनएस तमाला अंतिम थी जो विदेशी थी, भारत में शामिल की गई। ऐसे ही एक हमने शामिल किया अटल या अचल। ये क्या है? ये गश्ती जहाज है। और किसके लिए है? तो ये हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और इसके हेड कौन है? तो परमेश शिवमणि इसके अभी हेड है। परमेश शिवमणि इसके हेड है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इन्हें अभी अचल क्या दिया गया था? गश्ती जहाज। तो आपसे पूछे अचल क्या है? एक गश्ती जहाज है, यानी पेट्रोल वेसल है। और ये तमाला क्या है? तो तमाला रूस में बनाया गया एक फ्रिगेट है जो भारत की सेना में शामिल हुआ अंतिम विदेशी फ्रिगेट है। इसके बाद जो भी बनाएंगे हम अपने यहाँ या अपने द्वारा ही बनाएंगे। चलिए, और अगर मैं इससे बात करूं, ये तो 17A हो गया। एक प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्ट 75। कौन सा प्रोजेक्ट था? तो प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने 6 पनडुब्बियों का क्या किया था? विकास। और ये पनडुब्बी कैसी हैं? तो ये स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां किसकी मदद से? तो फ्रांस की मदद से ये बनाई गई है। और 6 पनडुब्बियों के नाम क्या क्या हैं? तो इनके नाम आप याद रखेंगे, कलवरी, करंज, हांडेरी, बेला, वागीर और वागसीर। क्या है? वागसीर। तो ये 6 पनडुब्बियां का मतलब क्या होता है? जो पानी के अंदर चलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पनडुब्बी। और जो पानी के ऊपर चलता है तो क्या है? शिप वेसल, जो आईएनएस के पास है। और ये क्या है? पानी के अंदर चलने वाली लड़ाकू जहाज हैं जिन्हें हम पनडुब्बी के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा आईएनएस हिमगिरी, जिसका भी नौसेना में कमीशनिंग किया गया, यानी शामिल किया गया। अब देखते हैं कुछ रिवीजन के क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में किस प्रसिद्ध उद्योगपति ने भारत अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो एलन मस्क, जो हमारे जोगिंदर हैं उनके खिलाफ। जोगिंदर कौन है? तो जोगिंदर है हमारे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने इनसे भी लड़ाई कर ली और इन्होंने क्या कर दिया है? नई पार्टी बनाने की अपनी घोषणा कर दी है। हाल ही में आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ कौन नियुक्त हुआ है? तो संजोग गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू करने वाली सरकार हमारी उत्तर प्रदेश की
योगी बाबा की सरकार है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका आज के लिए, हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव किस शहर में आयोजित में पहली बार? दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत का आयोजन किया गया। पारंपरिक संगीत का आयोजन, ठीक है, किया गया। बिम्स्टेक क्या है? तो ये बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल यानी जो हमारी बंगाल की खाड़ी है उसके चारों तरफ के देश, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय हमारे ढाका में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1997 में इसकी स्थापना की गई। 1997 में जो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी से लगते हुए देश हैं उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है बिम्स्टेक, ठीक है। तो बिम्स्टेक की स्थापना की गई और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 7 देश शामिल हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? तो 7 देश हैं भारत, बांग्लादेश और जो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं कौन सा है? तो म्यांमार और थाईलैंड और श्रीलंका, और 2 देश जो और शामिल किए गए हैं, नेपाल और भूटान। ये देश इसमें शामिल है। तो ये 7 देश हैं जिनका ग्रुप है क्या है? तो बिम्स्टेक। अब इसका जो संगीत समारोह है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और नई दिल्ली में पहली बार ये हो रहा है। तो इसमें 7 देशों के जो कलाकार हैं वो भाग लेंगे। 7 देशों के कलाकार इसमें भाग लेंगे और इसका जो शीर्षक रखा गया है इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक इसका रखा है सप्तसुर। क्या है? तो सप्तसुर इसका शीर्षक रखा गया है। सप्तसुर का मतलब 7 देशों का सुर, 7 देशों के सुर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके महासचिव कौन है? तो बिम्स्टेक के जो महासचिव हैं भारत के इंद्रमणि पांडे इसके क्या है? इसके सचिव हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसका जो अभी सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया, तो इसका 6वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका 6वां बैंकॉक में आयोजित किया गया। और बैंकॉक के इस सम्मेलन में ही हमारे पीएम मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम पारंपरिक संगीत महोत्सव कराएंगे दिल्ली में। अभी तो सम्मेलन कहां पर हुआ था? बैंकॉक में। और यहीं पर घोषणा हुई थी कि अगले 2 साल के लिए यानी अगले 2 वर्षों के लिए जो इसके अध्यक्ष होंगे वो कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष बांग्लादेश होगा। यानी अगला 2 साल के लिए इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। और बांग्लादेश के जो अभी कार्यवाहक गवर्नर बने हुए हैं प्रधानमंत्री, उनका नाम है मोहम्मद यूनिस, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये संगीत महोत्सव, और इसके लिए कोई जाना चाहे तो जा सकता है, फ्री में इसमें सीट अवेलेबल है। और जो पहले जाओ और पहले पाओ का उद्देश्य पर ये क्या कार्य करेगा, यानी जो पहले जाएगा वो आगे बैठेगा, बाकी उसके पीछे बैठते रहेंगे, किसी की सीट रिजर्व नहीं है। अब ये बे ऑफ बंगाल क्या है? तो ये देखिए भारत के पूर्व में स्थित ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये कौन सी खाड़ी है? तो यह बंगाल की खाड़ी। और उससे लगने वाले देश भारत, बांग्लादेश, ये हो गया म्यांमार, और ये हो गया हमारा थाईलैंड, ठीक है। ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है थाईलैंड, ये श्रीलंका, और 2 देश
जिनकी सीमा तो बे ऑफ बंगाल से नहीं लगती, लेकिन इनकी जितनी सामान की आवाजाही है वो भारत के थ्रू होकर बे ऑफ बंगाल से ही होती है। तो इन देशों को भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें नेपाल और भूटान शामिल है। ठीक है, चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो दीपिका, दीपिका पादुकोण। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है दीपिका पादुकोण। तो इनको अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में फूड डिलीवरी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में फूड डिलीवरी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आदित्य मंगला जी को अभी नियुक्त किया गया है। किसको? आदित्य मंगला जी को अभी नियुक्त किया गया है। हाल ही में सरकार ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी, अरविंदो सोसाइटी के साथ हमने क्या किया है? साझेदारी की है। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2000 कितने पदक जीते? तो जो मुक्केबाजी कप था इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने इसमें 11 पदक जीते थे। कितने? 11 पदक जीते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव जो किसी भी आईएएस के लिए किसी भी राज्य की सर्वोच्च पद होता है, यानी नौकरी में अगर कोई जाना चाहे तो सबसे टॉप लेवल की जो पहुंची होगी वो मुख्य सचिव की होती है। तो इसमें मुख्य सचिव में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें शशि प्रकाश गोयल जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया है? शशि प्रकाश गोयल को यूपी का अभी मुख्य सचिव बनाया गया है। यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यूपी के मुख्य सचिव कौन है? तो अभी प्रकाश गोयल जी को बनाया गया है। ये 1989 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी कौन से बैच के हैं? तो 1989 की बैच के आईएएस अधिकारी है और इनका नाम है शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल जी को बनाया गया है। ठीक है, शशि प्रकाश गोयल जी को अभी नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान पर लेंगे? तो जो हमारे ये स्थान लेंगे मनोज कुमार सिंह का। मनोज कुमार सिंह के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूपी की, तो उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी लखनऊ है। राजधानी लखनऊ। उसके सीएम योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ इसके हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ की आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? तो यूपी में 80 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 31 है, यहाँ की विधानसभा सीट 403 है और यहाँ की जो विधान परिषद सीटें हैं वो 100 है। ठीक है, यहाँ का जो नेशनल पार्क है यानी इसका राष्ट्रीय उद्यान क्या है? यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है। यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो ला के लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, जटनी और थाल, ये यहाँ के लोक नृत्य है। चलिए, तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस से साझा होती है, तो एक बार इसकी बाउंड्री देख लेते हैं। सबसे ऊपर ये जो सीमा साझा कर रहा है किससे? उत्तराखंड। ये थोड़ी सी सीमा किससे साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके अगर इधर आएंगे तो हरियाणा, नीचे जाएंगे तो राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश। एक छोटी सीमा छत्तीसगढ़ से और एक छोटी सीमा झारखंड से और एक लंबी सी सीमा बिहार से। ठीक है, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर किससे? तो नेपाल से। नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और यहाँ पर एक दिल्ली से भी साझा करता है। तो कितने हो गए? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इन सबसे क्या करते हैं? सीमा साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश।
हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो केरल में जो पहला स्किन बैंक खोला जाएगा वो खोला जाएगा तुम्हारे केरल में ही खोला जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। हाल ही में विश्व ग्रामीण विकास दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व ग्रामीण विकास दिवस पहली बार कब, जो पहली बार मनाया जाता है तो वो क्वेश्चन हमेशा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण। तो 6 जुलाई को ये मनाया जाता है, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का हाल ही में निधन हो गया, और ये कहाँ पर रहती थी? तो वत्सला का जो रहने का स्थान था पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ पर? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ये हथनी रहा करती थी, वहीं पर बेचारी का इसका निधन हो गया। तो हाल ही में एनटीपीसी सिमहाद्री ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, ये कब मनाया गया? तो 3 जुलाई को मनाया गया। 3 अगस्त को मनाया गया। 3 अगस्त को मनाया गया। अब ये क्लोव सिंड्रोम होता क्या है? तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी होती है वो अनुवांशिक बीमारी होती है। तो ये कैसी है? एक अनुवांशिक बीमारी है। और कैसी है? बड़ी ही जटिल प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो अगस्त के दिवसों की, तो 1 अगस्त को कौन सा दिवस हम मनाते हैं? तो 1 अगस्त को हम राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, साथ ही लंग कैंसर दिवस यानी फेफड़ों का कैंसर दिवस भी कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। साथ ही वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड डे यानी WW.जो इसका भी दिवस हम 1 अगस्त को मनाते हैं। अब बात करें हम अनुवांशिक रोगों की। अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, जो ट्रिक है कि वही क्लिप और वही डार्ट। क्या है? वही क्लिप और वही डार्ट। ठीक है, वही क्लिप और वही डार्ट। तो इससे हम क्या बनाएंगे? वैसे हो जाता हमारा वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता। और है से हो जाएगा हमारा हीमोफीलिया यानी शाही रोग। जिसे हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं हम? शाही रोग भी बोलते हैं। तो शाही रोग, ठीक है। कैसे क्या हो जाएगा? कैसे हमारा जो रोग होगा उसका नाम है क्लिनीफेल्टर। ठीक है। और उससे क्या रोग होगा? तो क्लिनीफेल्टर, और फिर होगा कैसे? पटाउ सिंड्रोम कब होता है? तो हमारी जो 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने के कारण, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने के कारण पटाउ सिंड्रोम होता है। ठीक है, और ऐसे ही हो जाएगा डैसे डाउन सिंड्रोम। और ये किस कारण होता है? तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। और फिर एक हमारा होता है, तो क्यों कौन से? वर्णांधता, हीमोफीलिया, क्लिनीफेल्टर, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और एक होगा हमारा टैसे टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होगा? तो टर्नर सिंड्रोम। तो ये हमारे अनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा करने वाले हमारे कौन थे? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में विक्रम सैनी, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन में शामिल होने की
घोषणा की है। तो 1 जनवरी 2026 से यूरो में शामिल होने वाला देश यानी यूरो को अपनाने वाला देश कौन सा है? बुल्गारिया। कौन सा देश है? तो बुल्गारिया बुल्गारिया देश अभी शामिल होने की क्या किया है, इसमें घोषणा किया है। हाल ही में BMW इंडिया समूह के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदीप सिंह बरार को शामिल किया गया है। हाल ही में केरल मत्स्य विभाग द्वारा दिए गए उत्कृष्टता पुरस्कार में 2025 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो कासरगोड जिला जो है वो प्रथम स्थान पाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। हाल ही में वित्तीय सहायता सलाहकार रक्षा सेवा के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर जो नियुक्त हुए हैं किया गया है, इस पर डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वित्तीय सलाहकार। अब कुछ नियुक्तियां जो हाल ही में चर्चा में रही, कुछ नियुक्तियां हम देख लेते हैं। जैसे मालदीव के पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है पर्यटन के लिए? तो कैटरीना कैफ जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। तो कैटरीना कैफ को मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है या पर्यटन का राजदूत बनाया गया है। वहीं भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिषद इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है राजीव जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद अगर देखें हम तो यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और इसके बाद में हम देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? और उसके बाद सेबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वहीं 52वें मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो अजय कुमार हमारे अध्यक्ष बने हैं। अजय कुमार जी को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार हमारे क्या बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। वहीं सेबी के हेड कौन है? तो तुहिन कांत पांडा जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 52वें सीजीआई बीवीआर गवई जी को बनाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हाल ही में चर्चा में रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे शर्मा जी जो भी बनाए गए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये है ऐसा करने वाला बिहार। हाल ही में एग्रीगेट इनोवेशन हब का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो एग्रीगेट इनोवेशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? एग्रीगेट हब का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो ये शहर में किया गया है मेरठ में। ठीक है। हाल ही में इसरो ने किस मिशन के प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो गगनयान के प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस महान नेता की 125वीं जयंती पर डाक विभाग ने स्मारक टिकट जारी किया? तो हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं उनकी पर किया गया। ठीक है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। तो इसमें क्या है, जो यहाँ के 6 वर्ष से कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, उनको क्या दी जाएगी? तो उनको सबेटिकल लीव दी जाएगी। तो कितने दिन की? तो 365 से 1000 लगभग 1008 दिन की इनको लीव दी जाने की घोषणा की, 1080 दिन की लीव दिए जाने की घोषणा की है। इसमें क्या करेंगे? ये अपना कौशल विकास कर सकते हैं और इस दौरान इनको आधी क्या मिलेगी? तनख्वाह, यानी आधी तनख्वाह इनकी जारी रहेगी। तनख्वाह इनकी क्या रहेगी? जारी रहेगी, यानी आधी सैलरी ये पाते रहेंगे। क्या?
आदि सैलरी ये पाते रहेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इन्हें 1 महीने का नोटिस देकर 1 महीने का नोटिस देकर फिर से बुला सकती है। ठीक है, तो फिर से काम पे बुला सकती है अगर सरकार को लगता है कि इनकी जरूरत है। ठीक है, तो जो 5 वर्षों से निरंतर, ये 5 या 6 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है हमारे सिक्किम ने। चलिए सिक्किम को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारी योजना हो गई और ये हो गया हमारा सिक्किम। भारत में अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट देशों में, वो राज्यों में सबसे ऊपर वाला राज्य है जो एक तरफ भूटान और एक तरफ नेपाल से सीमा साझा करता है, ये राज्य है सिक्किम। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी गंगटोक है। गंगटोक इसकी राजधानी है और सीएम इसके कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग इसके सीएम है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो माथुर जी यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, माथुर, ओम प्रकाश माथुर जी यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल है। तो ये छोटा सा देश जो एक तरफ भूटान से, एक तरफ नेपाल से और एक तरफ चाइना से यानी तिब्बत से सीमा साझा करता है। अगर पूछे कि कौन सा भारतीय राज्य है जो इससे सीमा साझा करता है, तो ये राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम से बॉर्डर साझा करने वाला एकमात्र राज्य भारत का कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल सिक्किम से साझा करता है। यहाँ का एक फेमस त्योहार है लोसांग। लोसांग फेस्टिवल यहाँ का प्रमुख त्योहार है। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कंचनजंगा जिसे यूनेस्को ने भी अपनी मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है, वो कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में पड़ता है। और उसके बाद एक जो इनका आया है खोच दोंग नेशनल पार्क। खोच दोजोंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो खोच दोजोंग नेशनल पार्क यहाँ का एक अलग नेशनल पार्क है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन। तो आज का हमारा सेशन इतना ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।